Hello everyone. Welcome to the first lecture of Pharmacotherapeutics 2, which is an important course in PharmD third year. ना तो हमने फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 कंप्लीट कर लिया है जो PharmD सेकेंड ईयर में था, तो उसी के कंटिन्यूएशन में जो एडिशनल सिस्टम के डिजीज कंडीशन है, डिसऑर्डर्स है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ में जो हमारे यहाँ पे है वो इन्फेक्शियस डिजीज है ना, तो उस इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा फार्माकोथेरेपेटिक्स 2 है, ये फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 के बाद है ना, थर्ड ईयर में चालू होता है। तो होप ये वाला जो हमारा सीरीज रहेगा, जो ये प्लेलिस्ट रहेगा, ये भी अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा और इसको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक कॉन्साइज तरीके से, कंप्रहेंसिव तरीके से इसको भी हम PT1 की तरह समझने की कोशिश करेंगे। राइट, हैविंग सेड दैट, जो हमारा फार्माकोथेरेपेटिक्स 2 का सिलेबस है ना, उस सिलेबस में जो हमारा पहला यूनिट है, पहले यूनिट में जो है हमारे सिलेबस में वो इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में डिस्कस किया गया है। राइट, तो हम पहले उसके बारे में देखेंगे और फिर जो है इसके बाद में जो सब्सिक्वेंट डिजीज है, जैसे है ना ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, सेप्टिसेमिया, एंडोकार्टाइटिस और भी बहुत सारे ऐसे कंडीशन है, उनको हम एक एक करके आगे देखेंगे। तो आज के क्लास में हम इस यूनिट से चालू करने से पहले जो पहले इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ना, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक ग्लोबल हेल्थ एजेंसी है ना, जो क्या करती है कि हेल्थ है, ओवरऑल जो ग्लोबल हेल्थ है ना, उसको इम्प्रूव कैसे करना है ना, उसको प्रिवेंट कैसे करना है ना, उसको प्रोमोट कैसे करना है, लोगों को कैसे अवेयर करना है, कैसे एजुकेट करना है, उन सारी चीजों पे फोकस करती है। तो ये जो रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये भी WHO से ही दिया गया है। जैसे हमने PT1 में देखा था, फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 पे हमने आते आते सेकंड लास्ट क्लासेस में हमने रेशनल यूज ऑफ ड्रग देखा था, फिर हमने रेशनल ड्रग फॉर्मुलेशंस के बारे में देखा था, है ना। उसी के कंटिन्यूएशन में हम यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं कि जो ये रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक है, ये भी रेशनल यूज ऑफ ड्रग ही है। अब यहाँ पे हम ड्रग को मतलब स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ड्रग्स बहुत सारी टाइप की होती है, बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम में काम करते हैं। तो जो ये एंटीबायोटिक्स है, ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए यूज होती है ना। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये या तो जो बैक्टीरिया है, स्पेसिफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें भी बैक्टीरिया है, उसको या तो ये उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है ना, जिसको हम बैक्टीरियोस्टेट बोलते हैं, या फिर उन बैक्टीरिया को मार देती है, जिसको हम बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट कहते हैं। तो ऐसे जो ड्रग्स रहते हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, है ना, जो लो कंसेंट्रेशन में यूज किए जाते हैं विद द मिनिमल साइड इफेक्ट, ऐसे ड्रग को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो इन एंटीबायोटिक्स को रेशनल तरीके से कैसे यूज करना चाहिए, उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं गाइडलाइंस फॉर द रेशनल यूज ऑफ ड्रग। एंड उसके बाद में जो हमारा दूसरा टॉपिक चालू होगा वो होगा सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस। बेसिकली सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस में जो है हम मेडिकेशन यूज करते हैं, उसमें से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है वो हो जाता है एंटीबायोटिक। तो हम बेसिकली यहाँ पे भी हम मेजरली एंटीबायोटिक्स में फोकस करेंगे, बाकी चीजें भी हम देते हैं सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस में। हाउएवर हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो हम एंटीबायोटिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो उस चीज को हम इस पर्टिकुलर यूनिट में फोकस करेंगे। तो वो हम जो सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो इस क्लास में जो मैं लेके आया हूँ वो है रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, और इसके यूज करने के क्या क्या गाइडलाइंस है WHO के हिसाब से, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो विद दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, दैट इज रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक, है ना। रेशनल यूज का मैं एक बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि रेशनल मतलब होता है जस्टिफाइड, है ना, जस्टिफाइबल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। वो कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई डू सिंपल इन्फेक्शन बिकम डेडली, है ना। सबसे जो पहला इन्फेक्शन क्या है कि इन्फेक्शन क्यों डेडली है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं है, हमारे पास ढेर सारे टाइप के एंटीबायोटिक्स है ना, मार्केट में बहुत सारे टाइप की एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। क्यों ये सिंपल इन्फेक्शंस आगे जाके बहुत खतरनाक हो जाते हैं, इसका रीजन यही है कि क्योंकि हम जो एंटीबायोटिक है ना उसको जुडिशियसली यूज नहीं करते, हम उसको मिसयूज कर देते हैं, हम उसको सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक है ये आगे जाके हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जो ये डिजीज कंडीशन को क्यूर कर रही है, जो बैक्टीरिया को ये किल कर रही है या फिर उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है, उसके अगेंस्ट में ही ये काम करना छोड़ देता है, क्योंकि हम इसको मिसयूज करते हैं, इसको सही तरीके से यूज नहीं करते। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो एक सिंपल से सिंपल इन्फेक्शन है वो
आगे जाके बहुत दिक्कत वाला काम हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 में हमने रेशनल यूज ऑफ ड्रग देख लिया है, तो यहाँ पे हम रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक देख रहे हैं। तो रेशनल यूज का कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि जो पेशेंट है वो पेशेंट सही हो और हम सही डायग्नोज करके उसको वहां पे एंटीबायोटिक का सही इंडिकेशन हो, है ना। कहीं पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया हमको आइडेंटिफाई हो गया तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे, और राइट एंटीबायोटिक, है ना, कौन सा वहां पे बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुआ है और कौन सा एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब होता है कि कौन सा बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है या फिर उसको मारने में सक्षम है, उसको मार सकता है। तो ऐसी एंटीबायोटिक को हम सिलेक्ट करेंगे जो एक राइट, हम ड्रग के जगह पे एंटीबायोटिक्स यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट डोज में, और जो एंटीबायोटिक है उसको हम सही डोज में दे रहे हैं, एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन, और कितने दिन के लिए देना चाहिए अगर हम वो राइट ड्यूरेशन के लिए दे रहे हैं, और फ्रॉम राइट रूट अगर हम उसको सही रूट से दे रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ये 6 राइट को अचीव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे राइट पेशेंट, हाँ पेशेंट में इन्फेक्शन हुआ, लेट्स एज्यूम इन्फेक्शियस कंडीशन लाइक निमोनिया, है ना। एक पेशेंट को निमोनिया हुआ है, हाँ डायग्नोज हो गया उसको निमोनिया हुआ है, तो सही पेशेंट है। इंडिकेशन, हाँ एंटीबायोटिक की जरूरत है क्योंकि निमोनिया हुआ है ना, और ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, और राइट एंटीबायोटिक। अब हमने उसकी कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट करी और वहां पे हमको मालूम पड़ा कि जो एमोक्सिसिलिन है वो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो है सेंसिटिव है। लेट्स से यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था, और इस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को जो है हमारा एमोक्सिसिलिन वो सही तरीके से इसको मारने में काबिल है। तो हम क्या करेंगे, एमोक्सिसिलिन को सही एंटीबायोटिक बोल रहे हैं, और हमने एमोक्सिसिलिन के साथ में क्लेबुलिनिक एसिड की भी जरूरत है। तो वहां पे हमने अमोक्सी 500 mg और क्लेबुलिनिक एसिड 125 mg 625 mg का उसका कॉम्बिनेशन हमने सेंसिटिविटी रिपोर्ट के हिसाब से अगर फिक्स किया है और सही डोज सिलेक्ट किया तो वहां पे राइट डोज हो जाएगा, और राइट ड्यूरेशन, और जो इसकी एवरेज ड्यूरेशन है वो 5 से 7 दिन रहती है, और हमने उसको सही ड्यूरेशन तक दिया है बीडी डोज में। और हमने एमोक्सिसिलिन है तो ये ओरल रूट से ही दिया जाता है, और उसके ओरल कैप्सूल्स दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, पेशेंट भी सही है, इंडिकेशन भी सही है, एंटीबायोटिक्स भी सही है, डोज भी सही है, ड्यूरेशन भी हमने सही डिसाइड किया है, और रूट भी हमने सही दिया है। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक बोलते हैं। होप ये एग्जाम्पल आपको एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। तो जो इसके गाइडलाइंस है, जो इसके प्रिंसिपल है वो क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में यूजुअली आता रहता है ना। द नीड ऑफ एंटीबायोटिक मस्ट बी कंफर्म्ड, है ना। नीड है कि नहीं है ये पहले कंफर्म करना है। कंफर्म हम कैसे करेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल है, फंगल है या एलर्जिक है ना। अगर फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, एलर्जिक इन्फेक्शन है या ऐसी सिचुएशन है तो वहां पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक्स कहाँ पे काम करते हैं, जहां पे खाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो हमको लेबोरेटरी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कुछ लेबोरेटरी एविडेंसेस रहते हैं, जैसे WBC बढ़ जाता है ना, उसमें भी न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स का बढ़ जाना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सजेस्ट करता है। इन एडिशन टू दैट हम पर्टिकुलर एरिया से जो है सैंपल कलेक्ट करके उसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। अगर वहां पे बैक्टीरिया कंफर्म होता है तो उसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक यूज करेंगे। ये पहला प्रिंसिपल है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ही हमको एंटीबायोटिक यूज करना है ना। और यहाँ पे अगर वायरल इन्फेक्शन है, एलर्जिक कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में हमको एंटीबायोटिक्स नहीं यूज करना है। जैसे सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, खांसी हो गई, तो ऐसे में हमको एंटीबायोटिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को खांसी है और वो बैक्टीरियल कॉज की वजह से खांसी है तो वहां पे फिर एंटीबायोटिक्स यूज करना बनता है। होप ये वाला प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा प्रिंसिपल देखेंगे, द एंटीबायोटिक मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड और यूज्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पैथोजन, है ना। कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है, कैसा बैक्टीरिया है, उसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक्स को यूज करेंगे। बेसिकली ये हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी को करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जगह से हम जो है सैंपल स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, उसको लैब में भेजते हैं, और वहां पे फिर बैक्टीरिया को हम डिफरेंट सुइटेबल कल्चर मीडिया में उसको ग्रो करते हैं, और फिर उसमें कौन सा एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया को मार पा रहा है वो चेक करके फिर उसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक्स चालू कर सकते हैं। हाउएवर इंपेरिकल थेरेपी कैन बी इनिशिएटेड एंड देन फॉलोड बाय द डेफिनेटिव थेरेपी। तो यहाँ पे हमको 2 टाइप की थेरेपी देखने को मिल रही है। एक देखने को मिल रहा है इंपेरिकल थेरेपी और दूसरा देखने को मिल रहा है डेफिनेटिव थेरेपी। इंपेरिकल मतलब होता है कि हम प्रोबेबिलिटी के आधार में, है ना, एक अनुमान के आधार में, एक एस्टिमेशन के हिसाब से हमको जो एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसको हम इंपेरिकल थेरेपी बोलते हैं। और कल्चर एंड सेंसिटिविटी आने के बाद डेफिनेटली हमको कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो
सेंसिटिव है उसको हम डेफिनेटिव थेरेपी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे मैं ट्रीटिंग फिजिशियन हूं, है ना, मैंने 10 निमोनिया के केसेस देखे और 10 में मेरे को ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिला है। तो जो 11वां आदमी आएगा, कल्चर एंड सेंसिटिविटी करने से पहले मैं उसमें क्या करूंगा, सैंपल कलेक्शन करने के बाद ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक चला दूंगा, जिसको हम बोलेंगे इंपेरिकल थेरेपी। और फिर मैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी का रिपोर्ट का वेट करूंगा। जैसे ही मेरे को वो रिपोर्ट आएगी, अगर वहां पे ग्राम पॉजिटिव है और जो मैंने ड्रग चलाई है वो सेंसिटिव है, तो मैं थेरेपी को रहने दूंगा। अगर नहीं है तो मैं उसको फिर मॉडिफाई कर दूंगा। जो मैं वो मॉडिफिकेशन या वो बाकी एडजस्टमेंट करता हूं उसको हम बोलते हैं डेफिनेटिव थेरेपी। होप ये समझ में आ गया होगा। द ऑप्टिमल बेस्ट और अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स मस्ट बी बेस्ड ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, है ना। एक एंटीबायोटिक एक जगह के लिए अच्छा काम कर सकता है, दूसरी जगह के लिए अच्छा काम नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हमको डिसाइड करनी होती है कि इन्फेक्शन कौन से एरिया पे हुआ है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन करा रहा है, वो इस एंटीबायोटिक के साथ सेंसिटिव है कि नहीं है ना। और बहुत सारे पेशेंट फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पे क्या है कि क्लोरामफेनिकल अच्छा काम कर रहा है, मगर जो पेशेंट है वो ऑलरेडी है ना, उसको एनीमिया का सिचुएशन है, तो वहां पे हम क्लोरामफेनिकल को नहीं यूज कर सकते, है ना। या फिर हम एग्जांपल ले लेंगे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, मगर वहां पे आदमी को ऑलरेडी हियरिंग का प्रॉब्लम है, तो वहां पे हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऐसे में हम वो नहीं यूज कर सकते। तो जो है हम पेशेंट फैक्टर को भी इवेल्युएट करेंगे, है ना। आदमी को कोई डिजीज है कि नहीं है, उसका लिवर फंक्शन कैसा है, उसका किडनी फंक्शन कैसा है, ये सारी चीजें हम एसेस करके ही हम एक पर्टिकुलर ड्रग को फाइनलाइज करेंगे कि हमको इसके लिए बेस्ट ड्रग या फिर ऑप्टिमल ड्रग कौन सा रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक साइट ऑफ इन्फेक्शन, ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कौन सा ड्रग सेंसिटिव है, और पेशेंट का जो सिचुएशन है वो क्या बता रहा है ना। तो जो हमारा चौथा प्रिंसिपल है, राइट डोज ऑफ ड्रग नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, है ना। हर आदमी में हमको इंडिविजुअल तरीके से जो डोज है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, और हमको कितना डोज का जरूरी है वो हम बेसिकली क्रेटिनिन क्रेलिन से ना बेसिकली जो है उसका रीनल फंक्शन को हम देख के और लिवर फंक्शन को देख के हमको डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। कि अगर हम अंडर डोज देंगे तो वो ड्रग काम नहीं करेगा, हम कम डोज में देंगे तो वो ड्रग सही तरीके से काम नहीं करेगा, बैक्टीरिया को नहीं मारेगा, है ना। बैक्टीरिया को नहीं मारेगा तो बैक्टीरिया जो है रेसिस्टेंट होकर आगे इवॉल्व हो जाएगा। अगर हम ओवर डोज दे देंगे, ज्यादा डोज दे देंगे, तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी तो होती है, जो इंसिडेंस ऑफ एडीआर है वो भी बढ़ जाते हैं। तो हमको राइट डोज देना भी जरूरी है। एंटीबायोटिक मस्ट बी यूज्ड इन द शॉर्टेस्ट इफेक्टिव ड्यूरेशन, है ना। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमको देना है, शॉर्टेस्ट एंड इफेक्टिव, है ना। अगर इफेक्टिव है, उसका काम कम से कम दिन में हो जा रहा है, तो हमको शॉर्टेस्ट इफेक्टिव ड्यूरेशन, ये सारे ड्रग्स के उसमें लागू होता है, एंटीबायोटिक्स में भी ये चीजें लागू होती है। जैसे यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है, तो अनकॉम्प्लिकेटेड है तो 3 दिन की एंटीबायोटिक रेजिमेंट से ठीक हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड है तो 7 दिन तक जा सकता है। ऐसे ही अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें 4 महीने से लेके 6 महीने 9 महीने तक भी ट्रीटमेंट जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी किस टाइप का ट्यूबरक्लोसिस है और क्या लोड है, राइट। तो हमको स्पेशली पेशेंट को देख के कि कौन सा ड्रग देना है, कितने डोज में देना है और कितने ड्यूरेशन के लिए देना है, तो बेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन के लिए हमको देना है। Then another principle is antibiotic should be administered from appropriate route of administration, right। हम सारे राइट्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसका जो पर्टिकुलर रूट है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, उसको हमको फाइनलाइज करना है। जैसे हमने यहाँ पे सेप्सिस का एग्जांपल दिया। सेप्सिस क्या है, एक सीवियर कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो वहां पे हम आईवी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, और माइल्ड इन्फेक्शन है, माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन है, तो हम उनको ओरल एंटीबायोटिक्स देके भी उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो है ना, यहाँ पे कौन सा रूट सिलेक्ट करना चाहिए ये भी हमको डिसाइड करना चाहिए, उसके हिसाब से हम जो है एंटीबायोटिक यूज को ज्यादा रेशनलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही डी एस्केलेट द थेरेपी वेरेवर पॉसिबल, है ना। डी एस्केलेट का मतलब क्या होता है कि पहले तो हम क्या करते हैं कि इंपेरिकल थेरेपी जब देते हैं, हम ऐसा एंटीबायोटिक देते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम को कवर करे। स्पेक्ट्रम का मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीजें बता देता हूँ कि हम जनरली ग्रॉसली बैक्टीरिया को 3 स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्पेक्ट्रम होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा स्पेक्ट्रम होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तीसरा स्पेक्ट्रम रहता है एनारोबिक बैक्टीरिया, है ना। इन तीनों का मैकेनिज्म अलग है, मैं अभी इसके साइंस में नहीं जाऊंगा, हम माइक्रोबायोलॉजी में इसको डिस्कस किया होगा सेकंड ईयर में, राइट। ग्राम पॉजिटिव में के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रहता है, ग्राम नेगेटिव के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रहता है, एनारोबिक के लिए एक पर्टिकुलर ड्रग्स रहते हैं, राइट। अब जो ये ग्राम पॉजिटिव है ये खाली ग्राम पॉजिटिव को कवर करेगा, या फिर जो ग्राम नेगेटिव को खाली कवर करेगा तो उसको हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। जो इन दोनों को या तीनों को भी कवर करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं।
तो शुरू में हम क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, क्योंकि हमको कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये नहीं मालूम होता है। फिर उसको हम धीरे धीरे नैरो स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट करना चाहिए, मतलब कल्चर एंड सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आने के बाद हमको मालूम हो जाता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। फिर उसके हिसाब से हम उसको ड्रग को क्या बोलते हैं, डिजाइन करते हैं, उसको हम चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिस्केलेशन प्रोसेस। ऐसे ही जो 8वां हमारा प्रिंसिपल है वो है अवॉइड पॉलीफार्मेसी, है ना, जितना हो सके उतना कम मेडिसिन देना चाहिए कि आदमी काम करे। ऐसे ही एंटीबायोटिक्स के केस में भी होता है, हमको मल्टीपल एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहिए, राइट। अगर हम मल्टीपल एंटीबायोटिक्स देंगे तो उसका अलग से हमको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन देखने को मिल सकती है ना, हेपेटिक वर्कलोड बढ़ जाता है, रिनल का वर्कलोड बढ़ जाता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है। तो जहां पे हो सके वहां पे सिंगल एंटीबायोटिक ही यूज करें, जो सबसे बेस्ट है उस सिचुएशन के लिए। और कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में हो गया, वहां पे हम मल्टीपल एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, जैसे जो है इथाम्बुटोल, आइसोनियाजाइड, है ना, पायरेजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, ये हाई एंड एंटीबायोटिक्स है, और हम इनको 4-5 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन देते हैं, क्योंकि वहां पे जरूरी होता है। तो ऐसे केसेस में ही हमको मल्टीपल एंटीबायोटिक्स देना है ना। नॉर्मल केसेस में हमको पॉलीफार्मेसी नहीं करना है एंटीबायोटिक्स का, ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है। जो 9th प्रिंसिपल है वो द क्लिनिकल थेरेपी मस्ट बी मॉनिटर्ड इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल रिस्पॉन्स, है ना, वो क्लिनिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो सिम्टम्स थे वो कम हो रहे हैं कि नहीं हो रही, आदमी को रिलीफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल रिस्पॉन्स। लेबोरेटरी पैरामीटर्स, जैसे चीजें इंप्रूव होंगी तो लेबोरेटरी पैरामीटर्स भी इंप्रूव होंगी। एंड इंसिडेंस ऑफ एडीआर, है ना, तो आदमी को जो उस ड्रग से रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो भी कम से कम होने चाहिए, वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो जो इसका 10वां प्रिंसिपल है वो है द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मस्ट बी प्रिवेंटेड बाय कंप्लीटिंग द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स और बाय अवॉइडिंग द सेल्फ मेडिकेशन। कोई भी एंटीबायोटिक्स, है ना, हमको नहीं लेने चाहिए। एंटीबायोटिक जनरली बिलोंग टू द शेड्यूल एच, जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट में ही डिस्पेंस करी जाती है, मगर कहीं कहीं पे ऐसे एरियाज में देखने को मिलता है कि लोग एंटीबायोटिक्स को ले जाके खाते नहीं, घर पे स्टोर कर देते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर देते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, राइट। अगर किसी को एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल 5 दिन के रेजिमेंट के लिए दिया है, तो अगर 3-4 दिन से बाद आराम लगना भी चालू हो जाए तो 5 दिन का जो डोज है उसको कंप्लीट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का खतरा होता है वो कम हो जाता है, राइट। तो जो इसका एक प्रोटोकॉल रहता है ना रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक करने का, वो कैसा रहता है, वो एक मैंने यहाँ पे जस्ट फ्लो चार्ट दिखाने की कोशिश करी है। पहले अगर किसी को इन्फेक्शन का सस्पिशन है तो हम क्या करेंगे, उस आदमी का लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, है ना। लेबोरेटरी टेस्ट करने के बाद अगर हमको लेबोरेटरी पैरामीटर्स समझ में आ रहा है कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इंपेरिकल थेरेपी को स्टार्ट कर देंगे ताकि आदमी को आराम मिल सके। मीन टाइम, है ना, इंपेरिकल थेरेपी स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, उसका सैंपल ग्रैब करके उसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए लैब में भेज देंगे, है ना, और हम रिजल्ट का वेट करेंगे। इस रिजल्ट को जनरली 2 से 3 दिन तक का टाइम लग जाता है आज के डेट में। तो 2-3 दिन बाद हमको ये रिजल्ट आएगा कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया है और ये कौन से ड्रग के साथ इसकी सेंसिटिविटी है, मतलब कौन सा ड्रग इसको रोकेगा या मारेगा, है ना। उसके हिसाब से फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, उसके रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। फिर हम यहाँ पे एस्केलेट करना है, मतलब एंटीबायोटिक्स को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स को कम करना है, नैरो डाउन करना है तो उसको कर सकते हैं, जिसको हम डिस्केलेट बोलते हैं। बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे, कम करना है तो कम करेंगे। बेसिकली हम इस एंटीबायोटिक, जो इंपेरिकल एंटीबायोटिक हमने दिया था, उसको हम मॉडिफाई करेंगे और कितने ड्यूरेशन के लिए देना है वो डिसाइड करके पूरे एंटीबायोटिक्स के जो रेजिमेंट है, जो कोर्स है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम जो है एंटीबायोटिक का रेशनल यूज कर सकते हैं। मैं एक बार इसको और फिर रिपीट करना चाहूंगा। सस्पेक्टेड इन्फेक्शन है तो लेबोरेटरी टेस्ट करना चाहिए। अगर लेबोरेटरी पैरामीटर सजेस्ट कर रहे हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है तो हमको कल्चरल सेंसिटिविटी के लिए सैंपल भेज देना चाहिए। मीन टाइम पे इंपेरिकल एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देना चाहिए। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आने के बाद रिव्यू करना है रिजल्ट्स को, और फिर जो इंपेरिकल थेरेपी उसको मॉडिफाई करना है, स्केलेट, डिस्केलेट, या फिर कभी कभी हमको चेंज भी नहीं करना पड़ता है। उसके बाद में प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए हमको एंटीबायोटिक जो है वो कोर्स कंप्लीट करना है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अगर हम एंटीबायोटिक्स को सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, रेशनल यूज नहीं करेंगे, तो हमको कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर हम सही ड्यूरेशन के लिए सही डोज में
है ना, सही एंटीबायोटिक यूज नहीं कर रहे तो सुन उसका रेसिस्टेंस हो सकता है ना। एक बार एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाएगा तो वो एंटीबायोटिक उस पर्टिकुलर आदमी में उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए दोबारा काम नहीं करेगा, तो हमारे लिए दिक्कतें फ्यूचर में बढ़ जाएंगी। ट्रीटमेंट फेल हो सकता है अगर हमने एंटीबायोटिक रेशनली यूज नहीं किए, डोज सही नहीं था, रूट सही नहीं था, ड्रग ही सही नहीं था, तो ऑब्वियसली जो आउटकम है, क्लिनिकल आउटकम है, वो नहीं आएगा, जिसको हम ट्रीटमेंट फेलियर बोलते हैं। इंक्रीज्ड कॉस्ट है ना, हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, एक बार ये एंटीबायोटिक दे दिया, एक बार वो एंटीबायोटिक दे दिया। अब अगर हम रेगुलर सही रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक करते 5 दिन में ठीक हो जाता, अगर हम इरेशनल यूज कर रहे तो आदमी को ठीक होने में 8-10 साल लग गया, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट आ गया, आदमी काम पे नहीं जा पाया, उसका कॉस्ट हो गया। तो ये जो कॉस्ट रहता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये पूरे बढ़ जाते हैं। एंड इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ एडीआर, अगर हम सही एंटीबायोटिक रेशनल तरीके से नहीं यूज कर रहे तो जो एडीआर होने का इंसिडेंसेज है वो भी बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ दिक्कतें रहती है अगर हम रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं करते हैं। इसीलिए WHO प्रोमोट करता है कि हर एंटीबायोटिक्स रेशनल यूज ही होना चाहिए, राइट। हैविंग सेड दैट, तो आज के क्लास में हमने देखा कि रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे आया, राइट। उसके बाद में इसका डेफिनेशन और हमने इसके 10 अलग अलग प्रिंसिपल और हमने फ्लो चार्ट भी देखा कि कैसे हम रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कर सकते हैं, और उसके कुछ कंसिक्वेंसेज भी हमने यहाँ पे लास्ट में आके डिस्कस करी। तो होप ये जो शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाओगे, है ना। इसके बावजूद भी आप अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट्स में आके अपने जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, राइट। हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास, सी यू इन दी अनदर क्लास विद दी अनदर टॉपिक, सो थैंक यू।